स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चल रहे डिस्कशन के कंटिन्यूएशन पोर्शन में। पिछले कुछ लेक्चर्स में आपने डिस्कशन किया था मेरे साथ में प्लासेंटा स्ट्रक्चर को। फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहूं तो हम अभी जो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं वो डेवलपमेंटल डेज में बताए गए बड़े बड़े माइलस्टोन को सेपरेटली डिस्कशन करने वाला हिस्सा है, जहां अपन ने प्रेग्नेंट फीमेल की यूट्राइन कैविटी में अवेलेबल स्ट्रक्चर्स देखी थी, फीटस, प्लासेंटा, अम्बिलिकल कोड, एमनियोटिक कैविटी। उनमें से ही अपन प्लासेंटा कोड को डिस्कस कर चुके हैं और फिर एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसे जाना जाता है एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड के नाम से, की चर्चा अपन इस लेक्चर के अंदर करेंगे। चर्चा करने से पहले कुछ जानकारी सामने बोर्ड पर अवेलेबल हेडिंग के बारे में हमें अचीव करनी है। यह एक बहुत छोटी सी टर्म है, अपने आप में सिग्निफिकेंसी रखती है, तो सबसे पहले अपन इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। आफ्टर दैट अपन रीच करेंगे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिमेनिंग है डेवलपमेंटल डेज का, एमनियोटिक फ्लूइड। वहां से लेक्चर को कंटिन्यूएशन में लेकर जाएंगे, पर पहले फीटल एनवायरनमेंट सामने बोर्ड पे मेंशन है। एनवायरनमेंट बड़ी एक सिंपल सी कंडीशन होती है। कक्षा नंबर 6 में सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के द्वारा बचपन में हमें यह सिखा दिया गया था कि हमारे चारों ओर उपस्थित सभी प्रकार के जो संसाधन हैं वो हमारा वातावरण कहलाते हैं। फिलहाल सामने बोर्ड पे आपको एनवायरनमेंट बताना है फीटस का। हम सब तो इस आजाद देश के खुले परिंदे हैं जिनके चारों तरफ पूरी दुनिया का मायावी जाल है, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे के पास अगले 280 दिन तक क्या क्या सराउंडिंग में अवेलेबल है वो उसका एनवायरनमेंट है। सबसे बड़ी बात, इस एनवायरनमेंट के अंदर जिन्हें इंक्लूड किया जाता है उन्हीं को मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। फीटल एनवायरनमेंट में जो नाम बस अभी आपके सामने आने ही वाले हैं, उन नामों को मेम्ब्रेन से भी पुकारा जाता है। सामने मैं मेंशन कर देता हूं कि ये जो फीटल एनवायरनमेंट होने वाला है वही मेम्ब्रेन भी कहलाता है। तो फीटल एनवायरनमेंट और फीटल मेम्ब्रेन दो पोर्शन हो गए। अब बताना चाहूंगा इसके अंदर शामिल किसे किया गया है। तो इसमें शामिल किया गया है दो फेमस स्ट्रक्चर्स को जिनके नाम हैं एमनियन और कोरियन। कोरियन तो अपन पिछले 3 लेक्चर में दबाधप प्लेसेंटा के साथ पढ़ते हुए आ रहे हैं। बात बतानी बाकी रह गई है एमनियन को लेकर के। एमनियन अपने आप में एक ऐसा शब्द है, जब भी आता है 4 चीज एक साथ लाता है। एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक एपिथेलियम और सिंपल एमनियन। बताते हैं बात आपको इसी एमनियन कोरियन के बारे में। तो फीटल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू एमनियन कोरियन एंड बोथ एमनियन एंड कोरियन रीनेम एंड यूज्ड एज फीटल मेम्ब्रेन। बच्चे के लिहाज से भी देखा जाए तो डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, दिस वन इज द यूटेराइन कैविटी, दिस वन लोकेटेड एज ए प्लासेंटा, दिस वन इज हमारा टाबर टिंगर, और फिर इसके ऊपर अवेलेबल बड़ी सारी कैविटी, एमनियोटिक कैविटी एंड द मिडिल कनेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कोड। तो फीटल एनवायरनमेंट में एमनियन कोरियन को बताना चाहें तो ये वाला पोर्शन आपके पास है कोरियन, और ये बच्चे के चारों ओर जो सराउंडिंग है ये नाम है एमनियन। तो फीटल एनवायरनमेंट बच्चे के चारों तरफ क्या क्या पाया जाता है, उस कैटेगरी में 2 नाम मेंशन करने हैं अपने को। एक नाम देना है एमनियन और दूसरा नाम देना है कोरियन। अब बस इन्हें देख करके ही आगे की चर्चा करनी है और इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। सुनने पे ध्यान दे, गौर करें। एमनियन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो बच्चे के काफी क्लोज है, बच्चे के चारों ओर पाया जा रहा है, एकदम पास में। जबकि कोरियन जो नाम है वो प्लासेंटा की तरफ डाइवर्ट हो गया है। कोरियन भी बच्चे का एनवायरनमेंट ही है, बाहर की तरफ ही है, पर कोरियन ने कहा मैं अपना जीवन प्लेसेंटा बनाने में लगा दूंगा। तो मैं आपसे पूछूं कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सी मेम्ब्रेन
बच्चे के पास रही और कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सी मेम्ब्रेन बच्चे से दूर चली गई। तो बच्चे के पास हमेशा कौन रही? एमनियन। दूर कौन चला गया? कोरियन। कोरियन दूर क्यों चला गया? प्लासेंटा बनाने। जो पास रह गया वो अंदर की तरफ, जो दूर चला गया वो बाहर की तरफ। इसी सीक्वेंस में नाम आते हैं इनर और आउटर। एक को बोलना है इनर, एक को बोलना है आउटर, बड़ा इजीली बोल सकते हैं। जो बच्चे के पास में है वो इनर, जो बच्चे से दूर चला गया वो आउटर। मैं लिख देता हूं, नोट डाउन कर देता हूं यहां पे। तो अपने पास एमनियन बच्चे के पास है, तो आप हैं अंदर की तरफ इनर। आप चले गए प्लासेंटा बनाने, तो आप हो गए हैं साहब आउटर। ठीक है, मान ली बात, आगे बात करें। नेक्स्ट वन, थिक और थिन, मोटापन और पतलापन, ये दो बातें बतानी है। एक थिक है, एक थिन है। कोरियन की जब चर्चा हुई तो कोरियन हमें याद था कि कोरियन 3 लेयर से बनी एक स्ट्रक्चर है, सिंसाइटियो, साइटो और मीसेनकाइमा। ये तीनों मिलकर के एक साथ बना रहे थे कोरियन। जबकि एमनियन, मैंने आपको बताया था प्लासेंटा सरफेस के अंदर कंपेयर करवाया था कि एमनियन कैसा होता है, प्लास्टिक की थैली की तरह, ट्रांसपेरेंट, स्मूथ, शाइनी, वैसा। तो एक चीज तो प्लास्टिक की थैली की तरह है और एक चीज 3 परतों से बनी हुई है। तो नेचुरली मोटापन किस में आएगा? जो 3 से बना हुआ है कोरियन, और पतलापन थैली में एमनियन। तो एमनियन कैसी होती है? ये लेयर मैं मेंशन कर देता हूं, नेचर, थिन, पतलापन, और कोरियन अपने पास लेयर आ गई है थिक, क्योंकि बनी हुई है वो 3 से। तो ये अपने पास डिफरेंस नंबर 2 बिटवीन द फीटल एनवायरनमेंट। आगे बात करते हैं अपन। अंदर बाहर पतलापन मोटापन हो गया। नेक्स्ट वन इंटरेस्टिंग है, चीज ये है, प्रेगनेंसी में जितनी भी स्ट्रक्चर यूटेराइन कैविटी में अवेलेबल है वो सारी टेम्परेरी है। डेसिडुआ टेम्परेरी नेचर को हमने डिस्कस किया है। एक फीमेल की लाइफ में प्रेगनेंसी होना भी एक टेम्परेरी इवेंट है कि पूरी जिंदगी अलग चलती है, केवल 9 महीने के लिए वो प्रेग्नेंट रहती है। कहने का मतलब जितनी भी चीजें कैविटी के अंदर है वो एक दिन बाहर आएगी। बच्चा बाहर आएगा डिलीवर होके, प्लासेंटा बाहर आएगा सेपरेट होकर के। तो एमनियन और कोरियन का भी ब्रेक होना, डैमेज होना निश्चित है। बच्चे की पानी की थैली का फटना, एमनियन का रप्चर होना, प्लासेंटा का सेपरेट होना, कोरियन का टूटना, यह निश्चित है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब एमनियन कोरियन का संसार नष्ट हो जाएगा। तो बात यह बताने की है, जब भी ये डैमेज होंगे, जब भी ये ब्रेक होंगे, जब भी ये टूटेंगे, कौन इजीली ब्रेक होगा और कौन हार्ड ब्रेक होगा। तो बड़ी लॉजिकल चीज है, ध्यान से सुनना। कोरियन तो प्लासेंटा का पोर्शन था जो फिक्स 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। कोरियन प्लासेंटा का पोर्शन था जो फिक्स 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। जबकि एमनियन में भगवान ने बहुत बढ़िया क्वालिटी दी है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। एमनियन ने बच्चे को चारों तरफ से घेरा हुआ है। जब बच्चा छोटा था तो एमनियन भी छोटी थी। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा 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 होता गया तो एमनियन भी बड़ी 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 होती गई। बच्चा 9वें महीने पर लगभग 30 सेंटीमीटर क्राउन टू हील हो जाता है लंबा, तभी भी वो एमनियन अवेलेबल थी। कहने का मतलब एमनियन बच्चे के बढ़ने से लगातार बढ़ती गई पर कभी भी फटी नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी थी इलास्टिसिटी। तो यही समझने का लॉजिक है। कई बार अपन पतलेपन और मोटेपन के आधार पर निर्णय लेने बैठ जाते हैं। जो पतली सी थैली की तरह है वो आसानी से टूट जाएगी, जो 3 से बनी है वो मुश्किल से टूटेगी, ऐसा नहीं है। जो अपने पास लगातार इलास्टिक की तरह खिंचती जा रही है उसका टूटना मुश्किल है, और जो फिक्स 15 सेंटीमीटर की है उसका टूटना आसान है। तो इजी टू ब्रेक, हार्ड टू ब्रेक। वी हैव टू मेंशन एमनियन के पास है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी के कारण ही यहां पर लिखेंगे टूटना मुश्किल है, क्योंकि तोड़ने जाओगे खींचते रह जाओगे। जबकि कोरियन फिक्स डायमीटर की है, इसलिए बोल सकते हैं अपन इजी टू ब्रेक। तो अपने पास ये 3 डिफरेंसेस हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर पोर्शन फीटल एनवायरनमेंट,
आपको बताया गया फीटल एनवायरनमेंट का ही दूसरा नाम होगा मेम्ब्रेन। फीटल एनवायरनमेंट में शामिल होते हैं दो पोर्शन, एमनियन और कोरियन। उनके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंसेस को सामने में कर रहा हूं एक्सप्लेन। पहली बात, बच्चे के पास रहता है एमनियन इनर, बच्चे से दूर चला गया कोरियन आउटर। प्लास्टिक की थैली की तरह पतला है एमनियन थिन, और 3 परतों से बनकर मोटा हो गया कोरियन थिक। इलास्टिसिटी के कारण खींचते रह जाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी एमनियन के साथ। और फिक्स डायमीटर की चीज को ब्रेक करना बड़ा इजी है कोरियन के पास। लास्ट वन चीज, हाई सप्लाई और मिनिमम सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है सर्कुलेशन से। तो खुद दिमाग लगा के बताओ कौन सर्कुलेशन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो एमनियन तो सिर्फ एक कवर है, एमनियन तो सिर्फ एक कवर है, पेरीफेरी है, जबकि कोरियन प्लासेंटा का पोर्शन है, उस प्लासेंटा का जो सर्कुलेशन का मेन सेंटर है। तो हाई सप्लाई कोरियन के पास और मिनिमम सप्लाई एमनियन के पास, बिकॉज एमनियन जस्ट लाइक ए कवर एंड कवर हैव नो सप्लाई, and chorion is the part of placenta which contain high nutrient and vessel supply। तो लास्ट डिफरेंस सामने बोर्ड पे ये एमनियन थे, तो एमनियन को बोलेंगे मिनिमम सप्लाई, क्योंकि आप सिर्फ एक कवर हो और दुनिया कवर का इस्तेमाल सिर्फ यूज एंड थ्रो की तरह करती है। जबकि कोरियन को बोलेंगे आप तो प्लेसेंटा के सगे हो और प्लेसेंटा इज द एरिया ऑफ हाई सप्लाई। These are the 4 differences। अब अपन बताएंगे इस एमनियन और कोरियन के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको, वो क्या क्या है जानने के लिए सुनते रहिए अगली चीज को, अगली लाइन को। ये जो दोनों एमनियन कोरियन हैं, फीटल एनवायरनमेंट है, मेम्ब्रेन है, उनमें क्वालिटी होती है, प्रेगनेंसी में वो सिंथेसिस करते हैं कई सारे प्रोस्टाग्लैंडिन को। जी हां, ये जो अपने पास एमनियन कोरियन है, इनके खुद के अंदर कई प्रकार के पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन पे मैं 2 मिनट का समय लेना चाहूं तो प्रोस्टाग्लैंडिन मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, शरीर में भी बनते हैं, आपके शरीर में भी बनते हैं, मेरे शरीर के अंदर भी बनते हैं। पर प्रेगनेंसी के अंदर इस एमनियन कोरियन के द्वारा स्पेसिफिक प्रोस्टाग्लैंडिन बनाए जाते हैं। कुछ नाम होते हैं PGI2, F2, E2 अल्फा। जहां आपको बताया जाएगा जो F2 अल्फा है वो डेसिडुआ प्लासेंटा के द्वारा बनाया जाता है, जो E2 है वो एमनियन के द्वारा बनाया जाता है। कुल मिलाकर के प्लासेंटा की मेम्ब्रेन कोरियन और बच्चे के चारों तरफ मिलने वाली मेम्ब्रेन एमनियन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ये दोनों करते हैं। इस चीज का रेशनल क्या होगा, तो रेशनल ये बताना चाहता हूं कि जब ये दोनों डैमेज होंगे, जब पानी की थैली फटेगी, पानी की थैली फटेगी, एमनियन फटेगी, पानी की थैली फटना टर्म यूज में आती है ROM, फुल फॉर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ROM बोर्ड पे लिखा है मैंने, फुल फॉर्म है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन को मैं पहले ही बोल चुका हूं, या तो वो एमनियन है या वो कोरियन है। तो जब लेबर में इवेंट आएगा ROM, मतलब रप्चर हुई है मेम्ब्रेन, विद्यार्थियों का दिमाग घोड़े की शक्ति से भी तेज दौड़ना चाहिए कि रप्चर हुआ है एमनियन और कोरियन। एक ऐसी चीज रप्चर हुई है जिसके अंदर क्या पाया जाता था, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जैसे ही इनके रप्चर होते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाता है। अपन मेंशन कर सकते हैं ROM से क्या रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है स्टार्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। प्रेगनेंसी में 9 महीने तक जब तक बच्चा यूट्राइन कैविटी के अंदर है तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने होते हैं, और 9 महीने के बाद बच्चे को बाहर डिलीवर करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करने होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाला एजेंट बड़ा एजेंट ऑक्सीटोसिन है, पर वहीं पर एक और एजेंट प्रोस्टाग्लैंडिन भी होता है। तो जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, क्या स्टार्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना, कह सकते हैं मदर में किसकी स्टार्टिंग हो गई है, लेबर की, क्योंकि लेबर का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन आना। तो सामने बोर्ड पे 3-4 चीजें को रिलेटेड लिख दी गई है, उन सभी को बड़े ध्यान से सुनना शुरू करें।
लेबर जो चीज है, लेबर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन का आना। कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले दो एजेंट हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन। सामने बोर्ड पे अपन निकलवा रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, लिख दिया रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे निकल गया? निकलने का कारण था रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या था? एमनियन और कोरियन। तो कुल मिला के बात ये, बच्चे के एनवायरमेंट की एमनियन और कोरियन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होता है, उसी के अंदर रहता है। अंदर का माल बाहर कब आएगा? जब ये मेम्ब्रेन फट जाएगी। जैसे ही बाहर प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। यह काम अपने आप होता है, नेचुरल। लेकिन इस काम को यदि करवाया जाए, मेम्ब्रेन अपने आप फटती है 9 महीने पे, लेकिन जब इस काम को करवाया जाए, मेम्ब्रेन को रप्चर किया जाए, ब्रेक किया जाए, डैमेज किया जाए, तो कॉन्ट्रैक्शन आना, वो कहलाता है इंड्यूस। एक चीज अपने आप होती है तो नेचुरल, करवाई जाए तो इंड्यूस, और इंड्यूस होती है तो नाम देते हैं उसका इंडक्शन ऑफ लेबर। हमने करवाया है इंड्यूस, इसीलिए नाम दिया इंडक्शन ऑफ लेबर। एक प्रेग्नेंट फीमेल को अपने आप आए कॉन्ट्रैक्शन तो कहलाता है नेचुरल, लेकिन यदि करवाए जाए वो इंड्यूस तो कहलाता है इंडक्शन। तो भैया अपन इंडक्शन कैसे करा सकते हैं? इंडक्शन कैसे कराएं? इन मेम्ब्रेन को रप्चर कर दें। ये मेम्ब्रेन अपने आप रप्चर होगी तो नेचुरल, पर अपन खुद करवाएंगे तो इंडक्शन। तो हमें करवाना है इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन लेबर करवाने का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन निकलवाना है, और निकलवाना है मतलब मेम्ब्रेन को रप्चर करवाना है। और मेम्ब्रेन को रप्चर करवाने का एक तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तरीका होता है स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। बिल्कुल, ये सामने एक लाइन लिख दी है मैंने। ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप एमनियन कोरियन को डैमेज कर रहे हैं। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस कंडीशन। तो स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन सुनिए क्या होता है। स्ट्रिप का मतलब होता है पत्तियां अलग करना, दो परतों को अलग करना। ना केवल ओबीजी में, मेडिकल साइंस में किसी भी ऑर्गन की कवरिंग में यदि 2 लेयर हैं, उन्हें आप अलग कर रहे हैं। अलग करने का मतलब दूर दूर करना, डैमेज कर देना, तोड़ देना। किसी भी ऑर्गन को कवर करने के लिए लेयर्स पाई जाती हैं, वो दोनों लेयर आउटर इनर होती है, पास पास रहती हैं। यदि आप उन्हें दूर दूर कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो वो डैमेज हो जाएंगी। और वही डैमेज करना क्या कहलाता है? स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं लंग्स। लंग्स में 2 मेम्ब्रेन है, विसरल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, एक अंदर एक बाहर, दोनों साथ साथ क्या कर दें? दोनों को दूर कर दें। दूर कर दें, क्या हो जाएंगी? डैमेज। और सुन लीजिए, और कई प्रकार की मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिटोनियम, एक अंदर एक बाहर, दोनों क्या है? लेयर। क्या कर दो? अलग कर दो। अलग कर देंगे, डैमेज हो जाएगा। इतना ही नहीं, साइनोवियल जॉइंट में चले जाओ, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन, अलग कर दो। तो कुल मिलाकर के मेडिकल साइंस में जितने भी स्ट्रक्चर है और उसके बाहर की तरफ 2 कवरिंग है, और वो कवरिंग साथ साथ हैं, तो उन्हें अलग करने वाले काम को बोलते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। तो यहां पर अपन करेंगे स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। बच्चे की एमनियन और कोरियन को अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। डैमेज का मतलब रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होते ही क्या निकल जाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन अपने आप निकला या आपने निकलवाया? हमने निकलवाया। हमने निकलवाया मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर। तो स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ एमनियन एंड कोरियन। और यह किया जाता है किसकी मदद से? पीवी के थ्रू, पर वेजाइनल टेक्निक के थ्रू। तो ये अभी तक की जो इंफॉर्मेशन 10-12 मिनट के डिस्कशन में आपको जो प्रोवाइड करवाई गई, फीटल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हमें नॉलेज दे के जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि फीटल एनवायरनमेंट जो कंडीशन है वो हमारे पास कहलाता है मेम्ब्रेन। एनवायरनमेंट का मतलब बच्चे के चारों तरफ पाया जाने वाला। इस कैटेगरी में नाम सिर्फ होते हैं 2, एमनियन और कोरियन, और उनके बीच में 4 डिफरेंस। अंदर वाली एमनियन, बाहर वाली कोरियन, पतली वाली एमनियन, मोटी वाली कोरियन, मुश्किल से टूटने वाली एमनियन, आसानी से टूटने वाली कोरियन, बिना सप्लाई वाली एमनियन, बहुत सप्लाई वाली कोरियन। अब
नेचुरल चीज। इन लेयर के अंदर क्या मिलता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। वो निकलता है अपने आप जब क्या होता है? ROM। और अपने आप निकलेगा तो क्या स्टार्ट हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन, क्या कहेंगे? लेबर। अब इस चीज को हम करने अपने आप समय से जब पहले करवाएं कहलाता है इंडक्शन। टर्म का नाम IOL, फुल फॉर्म इंडक्शन ऑफ लेबर। कैसे करवाया? अलग करके। अलग करने की विधि क्या कहलाती है? स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। अब अपन बात करते हैं हमारे मेजर टॉपिक की, जो इसी एमनियन से कोरिलेटेड है, और टॉपिक का नाम है अपने पास में हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। लेके आते हैं सामने उसको। ये रहा अपने पास में एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर डिस्कशन करेंगे। काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसका ओरिजिन है, अमाउंट है, कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज है, कलर्स हैं, फंक्शंस हैं, एबनॉर्मलिटीज हैं, असेसमेंट हैं। तो एक बड़ा परिवार प्लासेंटा की तरह ही लेकर चलता है अपने आप में एमनियोटिक फ्लूइड। तो हर नई शुरुआत की तरह इसकी शुरुआत भी कॉम्पिटिटिव एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज को देखते हैं, ऑप्शन गैस करते हैं, आंसर पढ़ते हैं, पढ़ाई, और फिर आते हैं निर्णय पर क्या करी हमने इस नॉलेज के अंदर अपनी कमाई। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को। तो एमनियोटिक फ्लूइड नंबर 1 यहां देखें। एमनियोटिक फ्लूइड के प्रोडक्शन में मेजर सोर्स किसे माना जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? ऑप्शन सामने है, नोट डाउन कर लीजिए उन्हें और गैस कर लीजिए फाइनल आंसर पे पहुंचने से पहले। अगले आइए, एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा है? दिखाई कैसा देता है? प्रवृत्ति कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज को पूछना चाहता है यह सवाल आपसे। नेक्स्ट वन, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। रंग बिरंगे कलर्स को लेकर के चर्चा होती है एमनियोटिक फ्लूइड में। यदि गोल्डन कलर है तो वो किसको इंडिकेट करता है? ऑप्शन ध्यान से नोट करना, रटा रटाया ज्ञान यहां फेल होने वाला है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, पोस्टम प्रेगनेंसी। यदि एक प्रेगनेंसी पोस्टम तक चली गई है, 42 वीक पार कर गई है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिक्वर एमनियाई में क्या चेंज आता है? सवाल आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, ग्रीनिश येलो कलर। ग्रीनिश येलो कलर एमनियोटिक फ्लूइड का है, तो वो किसे इंडिकेट करना चाहता है? नेक्स्ट वन, ये सामने कलर दिए हैं और इनमें पोस्ट मैच्योरिटी को बताने वाला कलर कौन सा है? कई बार ये होता है फिक्स कलर जो दिमाग में होते हैं उनके जवाब भी हमें पता होते हैं, लेकिन हल्का सा ऑप्शन चेंज करके नॉलेज असेस कर लिया जाता है, और ये किया गया है कंपटीशन एग्जाम में। तो बड़े गौर से करना, दिमागदारी ही इसके अंदर सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। अगला सवाल, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, हरा है, तो वो किसे इंडिकेट करेगा? सामने ऑप्शन है कि ग्रीन के लिए कौन सा कलर बना हुआ है, आपको टिक मार्क करना है। फिलहाल नोट डाउन करना है, लेक्चर के एंड के बाद ही आपको एग्जैक्ट आंसर पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोहाइड्रैमनियोज से कौन संबंधित नहीं है? ओलिगोहाइड्रैमनियोज एबनॉर्मलिटीज में पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे भी आपको। कौन सी कंडीशन उससे रिलेटेड नहीं है? जवाब देने हैं। नेक्स्ट वन, यदि आप एक ऐसी फीमेल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी प्रेगनेंसी 37 वीक से भी कम है और बीमारी का नाम है पॉलीहाइड्रैमनियोज, जिससे मदर को हो रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो आप क्या करेंगे? बीमारी का नाम पॉलीहाइड्रैमनियोज, मदर की प्रेगनेंसी 37 वीक से कम, मदर को समस्या सांस लेने में दिक्कत, क्या इलाज किया जाता है? सवाल आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस। एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर पॉलीहाइड्रैमनियोज में ड्रग ऑफ चॉइस किसे माना जाता है? बड़ी फेमस है, हिंट दूं तो फीटल सर्कुलेशन के अंदर भी काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, पॉलीहाइड्रैमनियोज किसमें नहीं देखा जाता है? सेम कंडीशन ओलिगो में पूछा मैंने अभी कुछ देर पहले। तो पॉलीहाइड्रैमनियोज कौन सी कंडीशन में नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिलेगा? देखेंगे क्या होगा वो। अर्ली प्रेगनेंसी में
अर्ली प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में एमनियोटिक फ्लूइड बनाने में कंट्रीब्यूशन किसका होता है? शुरुआत के दिनों में स्पेसिफाई किया है कुछ बेचारे ने, तो आपको भी आंसर देने में स्पेसिफिकेशन ही देना है। नेक्स्ट वन लाइन देखें, एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण मदर के द्वारा और उसके बाद बच्चे के द्वारा किस प्रोसेस से होता है? मदर यदि फ्लूइड बना रही है तो किस टेक्निक से? फीटस यदि कंट्रीब्यूट कर रहा है तो किस टेक्निक से? दैट इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा एक एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन नहीं है? एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं, कौन सा नहीं है ये आपको यहां पे आंसर देना है। इजीली पूरा अवेलेबल करवाया क्वेश्चन, इजीली नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके आप लोग, अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वन, शेक टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड में किसके लिए किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड एक टेस्ट है, नाम दिया शेक टेस्ट, किस पर्पस के लिए किया जाता है यह क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। तो ये अपने पास वही प्रैक्टिस सेशन के तौर पे कुछ एमसीक्यूज आपको बताए गए, काफी इंपॉर्टेंट है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इन सब के जवाब लेने हैं हमें एमनियोटिक फ्लूइड के संसार को पूरी तरह परिचय लेने के बाद में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन हमारे नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट कंटेंट को, द नेम्ड एज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट वन सेगमेंट से। सबसे पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले जो बताने जा रहे हैं वो चीज है हमारे पास इसका ओरिजिन एंड अमाउंट। एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे पहली चर्चा इसके बारे में की जाएगी, ओरिजिन एंड अमाउंट को लेकर। ओरिजिन मतलब इसका बनना और अमाउंट मतलब इसका मेजरमेंट, वैल्यू कितनी कितनी कब कब होती है। तो हर चीज को ध्यान से सुनने के लिए शुरू हो जाइए। एमनियोटिक फ्लूइड के ओरिजिन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बात करें कि कैसे बना, कहां से बना, तो वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए एक और साइंटिफिक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल क्या है कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो मटेरियल है वो ब्लड है, और ब्लड में जो मटेरियल है उसे प्लाज्मा और सेल कहा जाता है। प्लाज्मा जो कंटेंट है उसमें जो मेजर दो एलिमेंट हैं वो वाटर एंड प्रोटीन होते हैं। देखिए क्या बात कर रहे हैं अपन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं यदि ये अपने पास कोई ब्लड वेसल्स है तो इसके अंदर नो डाउट ब्लड ही होगा। ब्लड बना होता है किसका? ब्लड में मिलती हैं कई सारी सेल और मिलता है इसके अलावा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर डिटेल में जाकर समझाने के तौर पे बता रहा हूं। पाए जाते हैं कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट होता है वाटर का, और पाए जाते हैं कई सारे प्रोटीन। तो एक ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती। अब आगे, ये ब्लड वेसल्स ये ब्लड वेसल्स आर्टरी भी हो सकती है, वेन भी हो सकती है, कैपिलरीज भी हो सकती है। इन ब्लड वेसल्स की जो दीवार है, ये रेड कलर जो है वो दीवार ही है, कहलाती है एंडोथीलियम। ब्लड वेसल्स की जो दीवारें हैं वो एंडोथीलियम कहलाती हैं, और एंडोथीलियम एक मेम्ब्रेन ही होती है। यदि इस मेम्ब्रेन की बात मैं करूं, या तो ये काफी पतली और कमजोर हो जाएं, या तो काफी पतली या कमजोर हो जाएं, तो ये मेम्ब्रेन अपने अंदर के मटेरियल को बाहर एनवायरनमेंट में लीक करना शुरू करती हैं। नॉर्मली ब्लड वेसल की दीवारें मजबूत होती हैं। नॉर्मली हमारे अंदर जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं
उनकी जो दीवार एंडोथीलियम है वो काफी मजबूत होती हैं, वो अपने अंदर के मटेरियल को अंदर ही प्रोटेक्ट रखती हैं, बाहर रिलीज नहीं करती हैं। लेकिन यदि मैं बोल रहा हूं ये दीवारें कमजोर हो जाएं, पतली हो जाएं, तो लीक करेगी। तो आसानी से जब लीक करेगी तो सबसे पहले लीक होकर बाहर आने वाला मटेरियल होगा वाटर। बाहर का मतलब है पाया जाने वाला टिश्यू सिस्टम। बाहर की तरफ टिश्यू है, इसमें पाया जाने वाला पहला कौन आ गया? वाटर। क्यों आ गया वाटर? क्योंकि दीवारें लीक कर रही है। क्यों लीक कर रही है? क्योंकि वो कमजोर पतली हो गई हैं। यदि वाटर बाहर रिलीज हो जाता है तो ये टर्म कहलाती है मेरे पास ट्रांसयूडेट। दो शब्दों का परिचय करवाना बहुत जरूरी है। ये कहलाती है ट्रांसयूडेट। और यदि ऐसा हो कि दीवारें और ज्यादा कमजोर हो जाएं, इतनी कमजोर हो जाएं कि ब्रेक टूट जाएं, तो ना केवल वाटर के अलावा आ सकते हैं बड़े पार्टिकल, और बड़े पार्टिकल में प्रोटीन भी हो सकता है और सेल भी। अब की बार मार्कर देखो कैसे मूव करेगा। अब की बार बाहर आने वाला एलिमेंट सेल भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, और वाटर तो फ्री में आएगा ही। यदि ये सारे के सारे बाहर आ जाते हैं तो वहां पे कंडीशन कहलाती है एक्सुडेट। तो ये प्रिंसिपल मदद करेंगे हमारी एमनियोटिक फ्लूइड के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने में। तो अभी तक की पढ़ाई के आधार पे मैं आपको समझाना चाहता था हमारी मेडिकल साइंस में यूज होने वाली दो टर्म, ट्रांसयूडेट और एक्सुडेट। नॉर्मली ब्लड वेसल की दीवार एंडोथीलियम मजबूत होती है। वो मजबूत होती है तो अपने अंदर के कंटेंट को बाहर लीक नहीं करती है। यदि ये दीवारें कमजोर और पतली हो जाएंगी तो मटेरियल को लीक करेंगी। आसानी से लीक होने वाला मटेरियल वाटर होगा। केवल बाहर टिश्यू स्पेस में वाटर 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 के अलावा कोई और आए ही नहीं, कंडीशन ट्रांसयूडेट। और यदि वाटर के अलावा कंटेंट भी आ जाए तो कंडीशन एक्सुडेट। तो ट्रांसयूडेट एक्सुडेट दो टर्म होती हैं। अब बताता हूं मैं आपको एमनियोटिक फ्लूइड का डिटेल ओरिजिन। तो डिटेल ओरिजिन को ध्यान से सुनने के लिए शुरू हो जाइए। तो बात यह है, शुरुआत के दिनों में, प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में, अर्ली टाइम पीरियड में जो एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होता है वो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कोर्ड के द्वारा होता है। जानिए कैसे? तो देखें इस संसार को। तो बना दीजिए अपन बोर्ड पे एक सुंदर सी यूटेराइन कैविटी, और उस कैविटी में लगा दीजिए एक भारी भरकम मजबूत सा प्लासेंटा। और ना केवल प्लासेंटा, बना दीजिए सुंदर सी अम्बिलिकल कोर्ड। और फिर बनाना है अपने को चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी का पूरा जाल। ये कैविटी बनाई और फिर फीटस बनाना है तो कभी भी उसको इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे एमनियोटिक फ्लूइड के ओरिजिन को बता रहा हूं मैं शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो क्या हुआ, अभी जो मैंने साइंटिफिक प्रिंसिपल बताया उसमें से यूज लेंगे ट्रांसयूडेट का। प्रेगनेंसी में ये जो सारी स्ट्रक्चर अंदर दिखाई दे रही है ये सारी अभी अभी बनी है, नई नई बनी है। प्लासेंटा के अंदर जितनी भी सर्कुलेटरी वेसल्स हैं वो नई बनी है। यूटेराइन आर्टरी की जो 120 से 200 ब्रांच बताई थी वो भी नई बनी है। अम्बिलिकल कोर्ड में जो फीटल वेसल्स हैं वो भी नई बनी है। मैं बार बार इन नई वेसल्स को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो नई वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, वो पतली हैं कंपैरिजन में किसके? नॉर्मल वेसल्स के। और यदि वो नई नई बनी वेसल कमजोर होंगी, पतली होंगी, तो अपने अंदर से मटेरियल को बाहर रिलीज करेगी। और केवल वाटर रिलीज करना कहलाएगा ट्रांसयूडेट। ट्रांसयूडेट वही कर सकता है
जिसके पास ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल मेरे अभी है प्लासेंटा के पास, तो लेके आता हूं, आज ब्लू है पानी पानी, तो प्लासेंटा ने अपने अंदर से, अपने अंदर की वेसल्स से रिलीज कर दिया वाटर, और केवल रिलीज किया वाटर तो कहलाएगा ट्रांसयूडेट। आफ्टर दैट उसके बाद में अम्लाइकल कोड में भी अम्लाइकल वेसल्स थी, और इन अम्लाइकल वेसल्स ने भी अपने अंदर से लीक कर दिया, और वो लीक इसीलिए कर दिया क्योंकि इनके अंदर मिलने वाली सारी वेसल्स नई हैं, और वो नई है तो वो कमजोर है, और कमजोर है तो वो लीक करेंगी। और ये था स्टार्ट होना कि शुरुआत में एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में कंट्रीब्यूट किसने किया? आंसर देना है दो, प्लासेंटा एंड अम्लाइकल कोड। प्रिंसिपल क्या? ट्रांसयूडेट। एमनियोटिक फ्लूइड का ओरिजिन शुरुआत में किसने किया? प्लासेंटा और अम्लाइकल कोड ने। प्रिंसिपल क्या? ट्रांसयूडेट। उसके बाद में जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती गई, 12 वीक का टाइम क्रॉस हुआ, प्लासेंटा फंक्शन करता गया, तो वहां पे बच्चे में बहुत सारी चीज डेवलप हुई। हमने सुना भी है कि 12 वीक के बाद यूरिन करना शुरू, 12 वीक के बाद स्वेलो करना शुरू, 20 वीक के बाद लंग्स काम करते हैं। तो यहां पे अब बताता हूं मैं और कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे। शुरुआत का काम हो गया, शुरुआत के बाद हुआ ये। अब मैं आपको बोर्ड पे 9 मंथ की कंडीशन दिखाता हूं। 9 मंथ वाली जब बात हुई तो मैंने एमनियोटिक कैविटी को पूरा लबालब भर दिया। अभी मैंने थोड़ा सा ही भरा था, पर 9 मंथ के समय तक तो मुझे बहुत सारा भरना पड़ा। और वहां पे कंट्रीब्यूशन किस किस का था तो देखें, बच्चे की तरफ से वहां पे नाम लेता हूं मैं फीटल यूरिन का। बच्चा जो यूरिन करेगा एमनियोटिक कैविटी में ही आएगा। नाम लेता हूं बच्चे में ही फीटल स्वेलो का, और यहीं पे और नाम लेते हैं फीटल सेल का, और फिर बच्चे की तरफ से एक और ले लीजिए पल्मोनरी सिक्रिएशन का। ये चारों बिरादरी बच्चे की थी, जबकि शुरुआत के अंदर जो स्टार्ट करते हैं उनमें नाम था प्लासेंटा का और कोड का, और प्रिंसिपल क्या था? ट्रांसयूडेट। इन दोनों का ट्रांसयूडेट। तो अब बोर्ड पे 2 सिचुएशन आ गई है, उन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। ये जो कंडीशन है, ये टाइम पीरियड है अपने पास अर्ली वाला, कि शुरुआत में कौन था, और यहां जो अब अपन ने कंडीशन मेंशन करी है, ये चारों की चारों ये आपको बतानी है कब? 9 मंथ पे। तो अब की बार दोनों में डिफरेंस करके देखिए। अब मैं यहां पे इन सब का अमाउंट मेंशन कर रहा हूं, एक एक करके गौर से सुनना। रीड आउट करने वाली बात है, याद करने वाली बात है। 9 मंथ, ये फोकस कीजिएगा, 9 मंथ लिखा गया है मेरे द्वारा। इन सब का अमाउंट लिख देता हूं। तो यहां पे पल्मोनरी सिक्रेशन का अमाउंट है लगभग 300 से 400 ml। यूरिन का अमाउंट है लगभग 400 से 1200 ml। बच्चे का स्वेलो है लगभग 200 से 500 ml। तो इस कंप्लीट प्रेजेंटेशन का बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है उन 2-3 सवालों के जवाब जो आपके प्रैक्टिस सेशन में भी शामिल करे गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अब आपसे सवाल पूछता हूं। सवाल बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? एमनियोटिक फ्लूइड निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? एक शिक्षा आपको दी गई है, जब तक एग्जामिनर कलाकारी ना करे आप होशियारी नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब, एग्जामिनर ने यह नहीं पूछा कि अर्ली टाइम पीरियड में किसका है, और यह नहीं पूछा कि 9वें महीने पे किसका है। यदि एग्जामिनर पूछता अर्ली में किसका है तो जवाब अलग होता, एग्जामिनर पूछता 9 मंथ पे किसका है तो जवाब अलग होता। पर एग्जामिनर ने सिर्फ इतना पूछा किसका योगदान है। तो मैंने क्या सिखाया है, जब वो सामने वाला नहीं पूछ रहा, जवाब क्या मान के देना है कि वो 9वें महीने का पूछ रहा है।
कैसे? तो याद दिलाऊं, मैंने कहा था अम्लाइकल कोड में कितनी वेसल्स होती है? जवाब क्या देना था? 3। जबकि सवाल में मैंने 9वां महीना या 14वां महीना नहीं पूछा। सवाल पूछता 9वें महीने पे कितनी होती है, तब भी क्या देना था? 3। और कलाकारी से पूछता चौथे पे कितनी होती है, तो आंसर देना था 4। तो अब आप समझ गए हैं शायद मेरे साथ कि यहां पर सवाल पूछे तो जवाब दे सकते हैं। सवाल एमनियोटिक फ्लूइड में निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो 9वें महीने में पूछ रहा है। तो 9वें महीने में सर्वाधिक जानकारी, सर्वाधिक अमाउंट किसके खाते में है? तो मैक्सिमम अमाउंट खाता में किसके है? यूरिन के। देख लीजिए कितना, 400 से 1200। बाकी फिगर 300-400 के हैं, 200-500 के हैं, पर मैक्सिमम किसका आ रहा है? फीटल यूरिन का। तो एमनियोटिक फ्लूइड डेवलपमेंट में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? फीटल यूरिन का। कितना? 400 से 1200। अब यही सवाल में मैं दूसरी बात जोड़ूं कि अर्ली टाइम पीरियड में योगदान किसका था? तो अर्ली का मतलब स्पेसिफाई है, ये वाली चीज पूछ रहा है, स्पेसिफाई पूछ रहा है, तो आंसर जाएगा प्लासेंटा एंड अम्लाइकल कोड ट्रांसयूडेशन। तो ओरिजिन को पढ़ाने का, समझाने का उद्देश्य मेरा यही था। इस बात को कंटेस्ट कर लीजिए कि एमनियोटिक फ्लूइड के निर्माण में शुरुआत में योगदान देती है प्लेसेंटा और कोड, और बाद में योगदान देता है फीटल यूरिन। परीक्षा में सवाल पूछेगा और पहले बाद का नहीं पूछे तो आंसर देना है बाद वाला मान करके, और बाद वाले के अकॉर्डिंग आंसर क्या देना है आपको? फीटल यूरिन। बाकी जो कुछ फिगर्स फिक्स होते हैं सामने बोर्ड पर लिखे गए हैं एज इट इज, कि स्वेलो का अमाउंट टर्म पे कितना है, पल्मोनरी सिक्रेशन का अमाउंट टर्म पे कितना है, यूरिन का अमाउंट टर्म पे कितना है, वो अलग अलग मेंशन किया गया है। पर इस पूरी महाभारत का निचोड़ सिर्फ इतना सा निकल के आता है कि हमारे पास कंडीशन हो ओरिजिन, तो ओरिजिन में आपको मेंशन करना पड़ेगा दो चीज के अंदर आएगा अर्ली और फिर आ जाएगा लेट। अर्ली आता है तो जवाब देना है ट्रांसयूडेशन, और ट्रांसयूडेशन पता होना चाहिए हमेशा किसका होता है? वेसल्स का। वेसल्स का ट्रांसयूडेट क्यों हो रहा था? क्योंकि वो नहीं बनी थी। लेट के अंदर आपको जवाब पूछे तो जवाब देना है बच्चे के यूरिन का, फीटल यूरिन। वन थिंग। नेक्स्ट आते हैं अपन अब इसके अमाउंट पे, अमाउंट के वेरिएशन पे। तो अमाउंट के वेरिएशन पर बात करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत किसने करी? प्लासेंटा ने। शुरुआत किसने करी? प्लासेंटा ने। तो बहुत लॉजिकल सवाल, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी वाली लाइफ में एमनियोटिक फ्लूइड बनना शुरू कब करता है? यदि ऐसा सवाल पूछो, प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी वाली लाइफ में एमनियोटिक फ्लूइड बनना कब शुरू होता है? तो भैया शुरुआत किसने करी थी? प्लासेंटा और कोड ने। तो प्लासेंटा खुद कब बनता है? 12 वीक पे। एक टेबल है, उस टेबल को मैं ड्रॉ कर देता हूं, सभी जने देखना, इंटरेस्टिंग टेबल है। टाइम लिखता हूं मैं यहां पे 12 वीक, 12 के बाद और जोड़ लेते हैं 4, 16 वीक, आगे बढ़ लेते हैं 20 वीक, लगभग बच्चे को पैदा करने के पे आ जाते हैं 36 से 38 वीक। लॉस ऑफ प्रेगनेंसी तो पूरी हो गई 40 वीक। ये देखो बुढ़ापा भी कैसे आने को तैयार हो गया 42 वीक। अब इन सभी के लिए कुछ फिक्स अमाउंट हैं। इस टेबल से बनने वाले 3 सवाल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी ये हल्की फुल्की नहीं है। सीधा मैं अमाउंट मेंशन कर रहा हूं, एक एक गौर से सुनते जाएं। 12 वीक पे मैं लिख दिया 50 ml, आगे चले गए तो लिख दिया 100 ml, फिर बढ़ गए आगे लिख दिया 400 ml, इधर पहुंच गए तो देखिए अति हो गई 800 से 1200 ml, फिर धीरे धीरे कम होते गए 600 से 800 ml, और लास्ट में आ गए अपन 200 पे। तो अब इस टेबल से आपको 3 सवाल मिलेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं ओरिजिन एंड अमाउंट। ओरिजिन अभी डिस्कस कर ही लिया, प्रीवियस अभी पढ़ा ही है, फटाक से बोर्ड पे दिखाई भी देगा। स्मार्ट बोर्ड का यही तो फायदा होता है। ओरिजिन हो गया और अब आ गए अमाउंट पे। तो अमाउंट में जो अपने पास ये सुंदर सी टेबल बनी है, इस टेबल के अंदर से 3 सवाल बार बार दोहरा रहा हूं कि 3 सवाल बनते हैं। तो वो 3 सवाल कौन कौन से हैं जानने के लिए तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन,
एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण आपने कौन से वीक से शुरू किया? 12 वीक से। तो पहला सवाल यही है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन कौन से वीक से शुरू होता है? जवाब 12 वीक। एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन 12 वीक से पहले शुरू क्यों नहीं होता? क्योंकि इसे शुरुआत करने वाला प्लासेंटा खुद कब बनता है? 12 वीक पे। एक बात नंबर 2, वो क्या? टर्म पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। टर्म का मतलब पूरे 9 महीने, और पूरे 9 महीने का मतलब वीक कितने? 40 वीक। अधिकतर सवाल ओबीजी में एट टर्म को लेके पूछे जाते हैं। एट टर्म हमेशा 40 वीक होता है, तो एट टर्म पे अमाउंट कितना है सामने दिखाई दे रहा है, तो नोट कर दीजिए एट टर्म 40 वीक। तो 40 वीक के अंदर कितना आ रहा है भाई? 600 से 800। देखो मैंने और किसी पे कुछ नहीं किया, सिर्फ पूरे सर्किल में किसको बंद किया? एट टर्म पे, क्योंकि एमसीक्यूज में बोला बाला है तो किसका है वो? एट टर्म का। तो एट टर्म पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है? 600 से 800 ml। तीसरा सवाल, जैसा मैंने कहा टेबल से 3 बनेंगे, तो तीसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये, नॉर्मली जैसे जैसे प्रेगनेंसी के वीक बढ़ते जाते हैं, 12 के बाद 16, 20, 24, 28, 32, 36, उसका मतलब है धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा 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 होता जा रहा है। और जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता जा रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के वीक बढ़ेंगे वैसे वैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे पानी की मात्रा बढ़ेगी। यह बात चार्ट में भी दिखाई देती है। 12 पे 50 ml, 16 पे 100 ml, 20 पे 400 ml, 36 पे 800 ml, सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन लास्ट में गड़बड़ हुई। कैसे? आप देखेंगे 36 से 38 के बाद जब 40 पे आए हैं तो आप कम हो गए। 36-38 पे आप हैं 800 से 1200, 40 पे आप हैं 600 से 800, और 42 पे आप कितने आ गए? 200। तो चीज क्या बोल रही है? टर्म वाला समय और उसके बाद वाला समय, टर्म वाला समय और उसके बाद वाला समय जब आता है तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाता है। लैंग्वेज लिखते हैं इस तरीके से। तरीका क्या बोलता है? नियर एंड आफ्टर टर्म पीरियड, नियर एंड आफ्टर टर्म पीरियड एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाता है? डिमिनिश। और डिमिनिश का मतलब क्या होता है? कम हो जाना। नियर का मतलब पास में, आफ्टर का मतलब बाद में। किसके? टर्म के। जब भी टर्म के आसपास होते हैं या उसके बाद की बात करते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा कम हो जाती है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि गणित के अंकों के अनुसार यदि प्रेगनेंसी के वीक बढ़ते हैं, गणित के अंकों के अनुसार यदि प्रेगनेंसी के वीक बढ़ते हैं तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ती है। लेकिन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और वो बोल भी रहा है कि जैसे ही टर्म का समय आया और उसके बाद का समय आया तो हमारे पास मात्रा कम हो गई। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण है फीटल मैच्योरिटी। फीटल मैच्योरिटी कारण मैं डायरेक्ट मेंशन कर देता हूं और एक्सप्लेन करना मेरा जन्मजात धर्म है। इस होने का कारण क्या बताएंगे अपन? फीटल मैच्योरिटी। क्योंकि आप मान के चल लीजिए जिस फीमेल की प्रेगनेंसी लगभग 36-38 वीक की हो गई है, 36-38 वीक के बाद में जो डेवलपिंग फीटस है वो पूरा मैच्योर हो चुका है। वो जानता है कि कभी भी मुझे डिलीवर करके बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मुझे बाहर निकाल दिया जा रहा है और मुझे इसीलिए बाहर निकाल दिया जा रहा है कि मैं मैच्योर हूं, तो मैच्योर फीटस की डिमांड ज्यादा होती है। मैच्योर फीटस की डिमांड ज्यादा होती है। बच्चा इंतजार कर रहा है कि 40वां वीक आते आते तो मां मुझे बाहर निकाल ही देगी। अब कंडीशन ऐसी हो जाए कि 40 वीक के बावजूद बच्चा अंदर पड़ा है, 42 वीक के बावजूद अंदर बच्चा अंदर ही पड़ा है, तो वो अपनी डिमांड पूरी किससे करेगा? तो वो क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड को भी पूरा कंज्यूम कर जाता है।
ना केवल फ्लूइड को स्वेलो कर जाता है, इवन उस फ्लूइड के अंदर जो कंटेंट होते हैं उसे भी कंज्यूम करता है। अभी तक बच्चे की सारी डिमांड पूरी कर रहा था प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड, लेकिन मैच्योरिटी एक ऐसा इशू है जो बोलता है इंक्रीज डिमांड। मैच्योरिटी क्या कर रहा है? इंक्रीज डिमांड। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो बच्चा पूरी कहां से करेगा? जो उसके आसपास अवेलेबल है। और बच्चे के आसपास क्या अवेलेबल था? एमनियोटिक फ्लूइड, और वो उसे यूज कर जाता है, इसलिए अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। बड़ी विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब से बच्चे का निर्माण होना शुरू हुआ, जब से एमनियोटिक फ्लूइड का निर्माण होना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा था, पानी की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी। टर्म और टर्म के बावजूद भी बच्चे को अंदर ही रखा गया, तो कंडीशन कहलाती है फीटस मैच्योरिटी। और फीटस मैच्योरिटी में होती है बच्चे की डिमांड ज्यादा, और ज्यादा डिमांड होने के कारण, बच्चे की ज्यादा डिमांड होने के कारण वो पूरी करता है एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करके, कंटेंट को एब्जॉर्ब करके, और इसी कारणवश फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। और ये एब्जॉर्ब करना, ये कंटेंट यूज करना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज को डेवलप करता है। वो क्या है? तो बड़े गौर से देखिएगा। 9 महीने तक क्या चल रहा था? बहुत बढ़िया काम चल रहा था। बाहर की तरफ एमनियोटिक कैविटी है और अंदर की तरफ अपने पास फीटस है। ये मैं बोलता हूं F फॉर फीटस, और ये बोलता हूं A फॉर कैविटी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बाहर की तरफ जो आवरण है वो एमनियोटिक कैविटी है, अंदर की तरफ सर्किल है वो फीटस है। इन दोनों में कभी भी मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता था। कारण क्या होता था? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है आइसोटोनिक। आपसे पूछें कि एमनियोटिक फ्लूइड जो पानी है उसका नेचर क्या होता है? आइसोटोनिक। टॉनिक वाली बातें, कंसंट्रेशन वाली बातें आपको समझाई जाएंगी। इतना हमें पता होता है, जब भी दो मटेरियल का कंसंट्रेशन इक्वल हो तो उनमें एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज होने के लिए हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होना पड़ता है। तो आपसे पूछे एमनियोटिक फ्लूइड कैसा होता है? जवाब आइसोटोनिक। इसी कारण कभी भी एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन टर्म और टर्म के बाद स्पेसिफाई है, टर्म और टर्म के बाद, क्योंकि बच्चा कंटेंट एब्जॉर्व कर लिया। अब कंटेंट कहां से एब्जॉर्व किया? बाहर से, एमनियोटिक फ्लूइड से। और जब कंटेंट कम हो जाए, कंसंट्रेशन कम हो जाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोटोनिक। तो मेरे प्यारे धुआंधार खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, इन दोनों चीजों पे बड़े अटेंशन से ध्यान दे लेना कि एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसी होती है। हमेशा आंख बंद करके आंसर देना है आइसोटोनिक। एमनियोटिक फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसी होती है? बड़े होशियारी से आंसर देना है आइसोटोनिक। सिर्फ स्पेसिफाई कराए टर्म और टर्म के बाद, तो ये चीज दौड़नी चाहिए। टर्म और टर्म के बाद बच्चा कर जाता है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को, तो एमनियोटिक फ्लूइड में कमी आ गई कंसंट्रेशन की, नेचर क्या हो गया? हाइपोटोनिक। तो फिर वही लाइन दोहराऊंगा, जब तक सरल पूछेगा सरल जवाब देना है, जब तक स्पेसिफाई करेगा तो कलाकारी का जवाब देना है। 3 उदाहरण पेश करता हूं। नंबर 1, अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेसल? आंसर 3। 4 महीने पे कितनी? आंसर 4। एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने में सर्वाधिक योगदान फीटल यूरिन। शुरुआत में योगदान ट्रांसजुडेशन। एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा होता है? आइसोटोनिक। टर्म और टर्म के बाद कैसा होता है? हाइपोटोनिक। तो दिस वन इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अपॉन द बोर्ड अबाउट द ओरिजिन एंड अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो अपन बात कर रहे थे एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के, और उसमें के अंदर भी फर्स्ट कंटेंट को लेकर के। फर्स्ट कंटेंट बताता है अपने बारे में ओरिजिन अमाउंट को लेकर के। ओरिजिन को बताने के लिए हमने सीखा प्रिंसिपल ट्रांसजुडेट। ट्रांसजुडेट होता है वेसल्स से वाटर का छन के बाहर आना। नॉर्मली किसी भी वेसल से ऐसा नहीं होता है, यह तभी होता है जब वेसल कमजोर हो जाए, पतली हो जाए। और क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में बनने वाले सारी वेसल नई नवेली है, इसलिए छन के आ जाता है। अब ये पूरा प्रेजेंटेशन, शुरुआत में ये जुगाड़, बाद में ये जुगाड़,
परीक्षा में सवाल जब पूछा जाता है तो वो हमेशा बाद वाला पूछा जाता है। बाद वाले में सर्वाधिक मात्रा कहां लिखी गई है? फीटल यूरिन में। आंसर ये मान करके देना था। इसके बाद में टेबल बनाई, टेबल से अपने पास में 3 सवाल निकल के आते हैं। सवाल नंबर 1 बनना शुरू कब हुआ? 12 वीक पे। 12 से पहले क्यों नहीं बना भैया? क्योंकि 12 से पहले प्लासेंटा नहीं बना। सही समय 40 वीक पे कितना होता है? 600 से 800। और फिर एक बात, जैसे वीक बढ़ते गए मात्रा बढ़ती गई, पर इनके बाद की लैंग्वेज थी नियर एंड आफ्टर। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कौन खा जाता है? बच्चा खा जाता है। क्यों खा जाता है? डिमांड बढ़ गई, और खाने के चक्कर में क्या हो सकता है? कंसंट्रेशन कम हो सकती है। ये ओरिजिन और अमाउंट, और यहीं से छोटी सी चीज और जुड़ी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। वो छोटी सी चीज है अपने पास में कॉम्पोजिशन। ये बड़ा सरल है, सवाल नहीं बनता, सिर्फ जानने योग्य चीज है, जान लीजिए। कंपोजिशन एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है तो आपने अभी देख लिया, उसके अंदर क्या क्या होता है उसके अकॉर्डिंग बताते रहे। आपने देखे हैं नाम। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या था? ट्रांसुडेट था। अब ट्रांसुडेट का मतलब क्या होता है? ट्रांसुडेट का मतलब तो भैया वाटर ही होता है, और वाटर को अपन H2O बोलते हैं। और याद करें, बच्चे की तरफ से क्या आया? बच्चे की तरफ से यूरिन आया। क्या आया? यूरिन। तो बच्चे ने बोला कि मैं देता हूं यूरिन, तो यूरिन को कौन बनाता है? तो उसके लिए हमें 3 कंटेंट याद आ जाते हैं। नाम दे देते हैं यूरिया, नाम दिया यूरिक एसिड, और नाम दे दिया क्रिएटिनिन। बड़े सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। अब आगे चलें। बच्चे के यूरिन के अलावा क्या था? बच्चे के यूरिन के अलावा बच्चे के पल्मोनरी सिक्रेशन थे। तो पल्मोनरी सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? वहां मिलने वाले सर्फेक्टेंट। तो बिल्कुल अपन बोलते हैं कि यहां पर हो सकता है बच्चे के द्वारा दिया गया पल्मोनरी, और पल्मोनरी के अंदर आंसर देना हो तो लंग्स जो रिलीज करता है उसे अपन बोल देते हैं सर्फेक्टेंट। ये दे दिया। अब और बताओ भाई क्या दिया था? तो बच्चा बोलेगा मैंने दी थी अपनी सेल दे दी। तो सेल देने का मतलब है सेल के अंदर सारी चीजें। सेल में तो बहुत चीजें होती है, सेल में न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट पे जब हम गए तो अपन गए इसके ऊपर कि प्रोटीन है तो एमिनो एसिड भी होगा, फैट है तो फैटी एसिड होगा, और कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज होगा। इतना ही नहीं, सेल के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, कई सारे मिनरल्स होते हैं। तो वो ले लिया कि भाई मिनरल्स भी मिल सकते हैं। मिनरल्स के अलावा कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो भी मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको अटेंशन देने हैं उन कंटेंट पे जिनसे वो बना है। वाटर से, यूरिन से, पल्मोनरी सिक्रेशन से, सेल से। ये अपन नहीं बोल रहे, ये अपन ने पढ़ा है, वो चीज हमें बुलवा रही है। वो चीज कौन सी थी? वो चीज ये रही आपके सामने अवेलेबल। आपको बता दिया एमनियोटिक फ्लूइड बनता किससे? तो बड़ा सिंपल है, शुरुआत में बनता है ट्रांसुडेट से। ट्रांसुडेट क्या है? जस्ट वाटर, पानी ही तो है। और क्या बताया? किससे बना? यूरिन से। और किससे बना? सेल से और पल्मोनरी सिक्रेशन से। तो जिनसे बना है कंटेंट भी तो उन्हीं का होगा। तो वही बात चल रही है सामने बोर्ड की तरफ कंपोजिशन वाले मैटर में कि क्या क्या होता है। तो हमारे पास वाटर है, यूरिन है, पल्मोनरी सिक्रेशन है और सेल है। और फिर इनके कंटेंट खोल दिए। वाटर का मतलब H2O, यूरिन का मतलब यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। पल्मोनरी सिक्रेशन का मतलब क्या हो गया? सर्फेक्टेंट। और सेल का मतलब हो गया ये। सवाल यहां से क्या बनेगा? वो ये बनेगा कंपोजिशन का कि ये सब यदि मिलते हैं तो वो नॉर्मल है, इसके अलावा कुछ और मिलता है तो वो एबनॉर्मल है। जो कंटेंट होने चाहिए वही कंटेंट मिले, दैट इज नॉर्मल। जो कंटेंट है उसके अलावा मिले, एबनॉर्मल। प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट जवाब दिएगा। मैं कहता हूं यदि एमनियोटिक फ्लूइड के एग्जामिनेशन में आपको यूरिक एसिड मिला, नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल होता है। यदि आपको क्रिएटिनिन मिला, नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल होता है। यदि आपको कई प्रकार के मिनरल्स मिले, नॉर्मल एबनॉर्मल? नॉर्मल होते हैं। यदि आपको डोपामिन मिला, अब डोपामिन तो यहां लिखा हुआ नहीं है। डोपामिन क्या है? एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो डोपामिन मिलेगा मतलब नर्वस सिस्टम से लीक होके बाहर आया है, प्रॉब्लम है। यदि आपको इंसुलिन मिला, एबनॉर्मल, कंटेंट में नहीं है। यदि आपको ग्लूकोज मिला,
नॉर्मल कंटेंट में है। तो नॉर्मली कंटेंट इसलिए बताए जाते हैं कि जो चीज होनी चाहिए वो हो तो नॉर्मल, उसके अलावा कुछ हो तो एबनॉर्मल। ये आज का लेक्चर था अपना एमनियोटिक फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करने को लेकर के, जहां बेहतरीन कंसेप्ट बताया गया आपको ओरिजिन और अमाउंट को लेकर के। नेक्स्ट सक्सेसिव क्लासेस जो एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के चलेंगी, उनमें आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कलर का, बनने वाले इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। कलर के बाद पोर्शन फंक्शंस का, असेसमेंट का और एबनॉर्मलिटी का। पर आज की शाम हमें सिर्फ यही अंजाम देके जाती है कि आप कंपोजिशन तक बच्चों को देकर जाइए और अगले समाचार बताने के लिए उन्हें थोड़ा सा और इंतजार करवाइए। इसलिए अभी और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।